ओके, सो हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड गैसियस स्टेट। इस बार का जो टेस्ट होगा उसमें गैसियस स्टेट आएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस एंड स्टोइशियोमेट्री। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस एंड स्टोइशियोमेट्री। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, उनको बैलेंस कैसे करना चाहिए, और स्टोइशियोमेट्री में देखेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग बाय मोल कॉन्सेप्ट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो ये स्टोइशियोमेट्री पार्ट रहेगा। ये जो चैप्टर है ये मेनली आपके स्कूल सिलेबस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री नाम से पहला चैप्टर होता है। तो चैप्टर का नाम डिफरेंट है बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एंड स्टोइशियोमेट्री। बेसिकली इसमें वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है? देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। अनदर रिएक्शन HCl reacts with NaOH to form sodium chloride। HCl NaOH के साथ में रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो इन दो रिएक्शंस में सोडियम क्लोराइड बन रहा है यहां पर भी और यहां पर भी, मगर इन दोनों रिएक्शंस में सोडियम क्लोराइड के बनने में फर्क क्या है? अगर हम इस रिएक्शन को देखें, HCl एक आयनिक कंपाउंड है, ये टूटकर H प्लस और Cl माइनस आयन देता है। NaOH भी एक आयनिक कंपाउंड है, ये टूटकर Na प्लस और OH माइनस आयन देता है। दिस Na प्लस and Cl minus ion combines to form NaCl। इस तरह से इस रिएक्शन में NaCl बन रहा है। लेकिन ये पहले वाली रिएक्शन में NaCl जो बन रहा है उसके बनने का तरीका थोड़ा अलग है। यहां पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, Na प्लस बना रहा है। इस एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन कर रहा है, या 2 सोडियम ले लें तो 2 क्लोरीन एटम है, तो क्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रहे हैं, तो ये 2 क्लोराइड आयन बना रहे हैं। और फिर ये सोडियम आयन जो बने और वो क्लोराइड आयन जो बना वो आपस में कंबाइन होकर NaCl बन गया। तो इन दोनों रिएक्शंस में NaCl बन रहा है, मगर फर्क क्या है? यहां पर NaCl के बनने में और यहां पर NaCl के बनने में क्या फर्क है? कौन बताएगा? NaCl के इन दोनों रिएक्शंस में बनने में क्या फर्क है? श्रेयांश? सर, जो HCl प्लस NaOH वाले में रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट मतलब वाटर फॉर्म हो रहा है, और गलत इस जवाब वाली है। रिएक्शन में गलत जवाब है। हेलो अभिराम? सर, पहले वाली रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है और दूसरे में पहले वाली रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, दूसरी वाली में सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सक्षम? सर, पहले वाले में कॉम्बिनेशन और दूसरे वाले में एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर है। पहले में कॉम्बिनेशन, दूसरे में एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर है। दिस इज नॉट आई मींट टू आस्क। चलिए दूसरी बात देखते हैं। इस रिएक्शन में NaCl जो बन रहा है और इस रिएक्शन में NaCl जो बन रहा है उसमें फर्क क्या है?
इस रिएक्शन में सोडियम क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, सोडियम इटसेल्फ Na+ बन जा रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बन जा रहा है, फिर वो दोनों कंबाइन हो गए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोई ऐसा एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी Cl रेडीमेड था, Na+ रेडीमेड था, उन दोनों को बस कंबाइन होना था। मतलब दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विद द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विदाउट द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, नॉट एक्सचेंज, ट्रांसफर, दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसी रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। जबकि ऐसी रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं होता है, दे आर कॉल्ड नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस। तो ये रिएक्शन नॉन रेडॉक्स है, ये रिएक्शन रेडॉक्स है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होंगी? जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन दूसरे सब्सटेंस को दिए जाते हैं, दे आर रेडॉक्स रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस in which electrons are not transferred are called non-redox reactions. redox reaction अगर कोई हुई है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस की तरफ। तो उसमें एक सब्सटेंस कोई ऐसा जरूर होगा जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा, और कोई ऐसा सब्सटेंस जरूर होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ सब्सटेंस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन में सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, Na+ बन जा रहा है, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। इसमें क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्लोराइड बन जा रहा है। तो द सब्सटेंस विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, while the gain of electron is called reduction. So in this reaction we can say that sodium is getting oxidized and chlorine is getting reduced. सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन is called redox reaction. अब सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करके NaCl बनाता है। एनालिसिस करके हमने ये देखा कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। तो सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है, क्लोरीन रिड्यूस हुआ है। अगर ये सोडियम को क्लोरीन नहीं मिलता तो ये सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता। सोडियम को अगर क्लोरीन नहीं मिलता तो सोडियम इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता, और क्लोरीन को अगर सोडियम नहीं मिलता तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता। मतलब a substance cannot undergo only oxidation until some other substance is there in the medium which can consume this electron and get reduced. कोई सब्सटेंस सिर्फ ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता कि वो इलेक्ट्रॉन बस लॉस कर दे जब तक कोई सब्सटेंस उसको गेन करने को ना हो। इसलिए सिंगल ऑक्सीडेशन किसी सब्सटेंस का कभी नहीं होगा। अगर किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी ने रिड्यूस भी हुआ होगा, कोई अगर कोई ऑक्सीडाइज हुआ है तो कोई रिड्यूस भी हुआ होगा। इसी प्रकार से अगर कोई रिड्यूस हुआ है तो कोई ऑक्सीडाइज हुआ होगा। इसलिए एक रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं होती है, सिर्फ रिडक्शन नहीं होती है, एक रिएक्शन हमेशा रेडॉक्स होती है। इसलिए वर्ड यूज किया जाता है रेडॉक्स, बिकॉज रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है, क्लोरीन रिड्यूस हुआ है। सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया है, क्लोरीन रिड्यूस हो गया है। अगर हम ऐसा लिखते हैं सोडियम गिव्स सोडियम 2 + आयन + 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हम क्या कर रहे हैं, हाफ इक्वेशन लिख रहे हैं। इसको कहते हैं
ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और क्लोरीन ने उन इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो क्लोराइड आयन बना है। दिस विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ इक्वेशन। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन को जब ऐड कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन इक्वल रखते हुए, तो ये दोनों रिएक्शन ऐड होकर आपको नेट रेडॉक्स रिएक्शन दे देंगी। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन रिडक्शन हाफ इक्वेशन को जोड़ देने से नेट रेडॉक्स रिएक्शन मिल जाती है। तो व्हाई वी यूज द वर्ड रेडॉक्स? बिकॉज रिडक्शन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ओनली ऑक्सीडेशन ओनली रिडक्शन विल नॉट पॉसिबल। तो ओरिजिनल रिएक्शन ये है, आपने एक वेसल के अंदर सोडियम और क्लोरीन डाल दिया, रिएक्शन कर रहे हैं वो। ओरिजिनल रिएक्शन ये है। हम पेपर पे ये दो रिएक्शन लिख सकते हैं, मगर अकेला ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता था कि आपने एक बीकर में केवल सोडियम रख दिया, अब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब तक कोई रिड्यूस नहीं होगा तब तक सोडियम ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन, the loss of electron is called oxidation and the gain of electron is called reduction. अच्छा, सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है, उसने क्लोरो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देकर उसको रिड्यूस करा दिया है। तो सोडियम यहां पर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, वो क्लोरीन को मिल रहे हैं, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। तो क्लोरीन का रिडक्शन किसने करवाया? सोडियम ने, जबकि वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है दरअसल वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लॉस किए। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन किसके कारण हुआ? क्लोरीन के कारण हुआ, इसलिए क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई होप कि ये क्लियर है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ऑक्सीडाइज होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो रिड्यूस होता है। सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन कभी नहीं होगा, हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन ही होगी। तो दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि एक केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं है? Whether a chemical reaction is redox reaction or it is a non-redox reaction, उसके लिए हमें उस केमिकल रिएक्शन को एनालाइज करना चाहिए। या एक दूसरा तरीका है, Fe2+ ion gives Fe3+ ion, Cl- ion gives Cl, O2- ion gives O1- ion, Mg2+ ion, Sn2+ ion gives Sn4+ ion, sodium gives sodium+ ion plus electron। इन सारी रिएक्शंस में कॉमन बात क्या है कि ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखी है मैंने। सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, फेरस आयन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ऑक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, टिन 2+ आयन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने लिखी। ब्रोमीन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ब्रोमाइड आयन, Mg2+ ion plus 2 electron gives Mg, Cr6+ ion plus 3 electron gives Cr3+ ion। इन सारी रिएक्शंस में सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स सल्फाइड आयन। इन सारी रिएक्शंस में कॉमन बात क्या है
कि ये सब मैंने रिडक्शन रिएक्शन लिखी है। ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इन सब में कॉमन बात ये थी, ये सब ऑक्सीडेशन है, ये सारी रिएक्शन मैंने रिडक्शन लिखी है ना। यहां पर हम एक कॉमन बात देख पाते हैं इस पूरी सीक्वेंस में, किसी केमिकल स्पीशीज पे जो चार्ज होता है, किसी केमिकल स्पीशीज पर जो चार्ज होता है, उस चार्ज की वैल्यू को अगर हम एक नंबर से बताएं तो यहां पर कितना है 0, यहां पर कितना है +1, यहां पर कितना है +2, यहां पर कितना है +3, यहां पर है -1, यहां है 0, यहां है -2, यहां है -1, यहां है +2, यहां +4। किसी केमिकल स्पीशीज पे जो चार्ज है, यदि हम उसको एक नंबर से इंडिकेट कर दें, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव नंबर से, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव नंबर से, अगर इससे हम इंडिकेट कर दें तो ऑक्सीडेशन में कॉमन बात क्या दिखेगी? कौन बताएगा? ऑक्सीडेशन में कॉमन बात क्या दिखेगी अगर हम केमिकल स्पीशीज पे जो भी चार्ज है उसको एक नंबर इंडिकेट करें तो? ये चार्ज एक नंबर है, तो ऑक्सीडेशन में कॉमन बात क्या है? सर जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है वो हमेशा -1 रहेगा। ये बात कॉमन नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो -1 रहता ही है, वो तो हमेशा ही रहता है। If the charge on the chemical species is indicated by a number, then what is the common thing in these all oxidation reactions? सर जब नंबर बढ़ेगा तो उसका मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी केमिकल स्पीशीज पे जो चार्ज है उसको एक नंबर से इंडिकेट करें तो वो नंबर हमेशा बढ़ रहा है। जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो वो नंबर हमेशा बढ़ता ही है। 0 से +1 हो रहा है, बढ़ गया, +2 से +3 हो गया, बढ़ गया, -1 से 0 हो गया, बढ़ गया, -2 से -1 हो गया, बढ़ गया, +2 से +4 हो गया, बढ़ गया। जबकि जब भी रिडक्शन होता है तो कॉमन बात क्या रहती है? वो नंबर घटता है। 0 था तो -1 हो गया, +2 था तो 0 हो गया, +6 था तो +3 हो गया, 0 था तो -2 हो गया। तो हम किसी केमिकल स्पीशीज पे जो चार्ज होता है उस केमिकल स्पीशीज को किसी केमिकल स्पीशीज पे जो चार्ज होता है उस चार्ज को एक नंबर इंडिकेट कर देते हैं, एंड दिस नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। इस नंबर को हम नाम दे दें ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। यहां सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3। जो भी चार्ज दिख रहा है आपको उस केमिकल स्पीशीज के ऊपर, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ केमिकल स्पीशीज, हम देखते हैं कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, जब रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। अभी हमने देखा था सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, इधर वाले सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस था, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 था, यहाँ -1 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इसका घट गया, और हम देख पा रहे थे कि यह ऑक्सीडाइज हो रहा था और ये रिड्यूस हो रहा था। तो अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन में ये पता करना है कि वो केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, तो उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व केमिकल स्पीशीज के ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लो। अगर उस रिएक्शन में किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो वो एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, और अगर उसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर
बढ़ रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहेंगे? किसी केमिकल स्पीशीज पे जो चार्ज होता है उस चार्ज की वैल्यू को, उस चार्ज की वैल्यू को ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे उसका। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? द रियल और hypothetical charge the real or hypothetical charge that would exist on a chemical species in isolated condition. The real or hypothetical charge that would exist on a chemical species in isolated condition. जब वो केमिकल स्पीशीज अकेली होती, आइसोलेटेड होती, तो उसके ऊपर जितना चार्ज होता है, जैसे यहाँ Fe2+, फेरस आयन जो रहते हैं अकेले नहीं पाए जाते हैं, ऐसे 2+, A2+ पाया जाता है FeCl2 के फॉर्म में। ये दोनों Cl अगर चले जाते तो बचता Fe2+। तो जब ये आयरन अकेला रहा यहाँ पर, तब उस पर कितना चार्ज आया, उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। द रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज that would exist on a chemical species in an isolated condition is called its oxidation number. तो अगर आपको एक केमिकल रिएक्शन पता करना है कि वो रेडॉक्स है कि नहीं है, तो आप उसमें ये देखो कि किसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर उसमें किसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है पूरी रिएक्शन में किसी का भी, तो वो एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। और अगर किसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो वो रेडॉक्स रिएक्शन है। यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यदि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। नाउ अगर एक केमिकल स्पीशीज अकेली होती तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इजी है। Fe2+ आयन है, हम कह सकते हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। एल्यूमिनियम 3+ आयन है, वी कैन से दैट एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। लेकिन अगर कंपाउंड Al2O3 है, इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? क्योंकि चीजें तो कंपाउंड के फॉर्म में पाई जाती हैं। तो we will see the methods of calculation of oxidation number. How to calculate oxidation number when chemical species are found in the form of a compound. Calculation of oxidation number. Oxidation number calculate करने के दो तरीके होते हैं, algebraic sum method and bond breaking method. ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, एल्जेब्रिक सम मेथड एंड बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। पहले एल्जेब्रिक सम मेथड देखते हैं। एल्जेब्रिक सम मेथड क्या कहता है? इन अ कंपाउंड और आयन, the algebraic sum of oxidation number of all the species is equals to net charge in a compound or ion. The algebraic sum of oxidation number of all the species
इज इक्वल टू द नेट चार्ज। मतलब अगर आपके पास में Al2O3 है तो इसमें दो तरह की चीजें हैं, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, और दो एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, दो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर और तीन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इनका नेट सम 0 होगा, क्योंकि इस पूरी केमिकल स्पीशीज पर नेट चार्ज 0 है। लेकिन सपोज आपके पास में सल्फेट आयन है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू -2 होगा, क्योंकि इसका नेट चार्ज -2 है। किसी कंपाउंड या आयन में सारी केमिकल स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर का नेट सम उस केमिकल स्पीशीज के नेट चार्ज के बराबर होगा। एक तो एल्जेब्रिक सम मेथड ये कहता है। दूसरा बात, एल्जेब्रिक सम मेथड क्या कहता है? पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जब कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहता है। पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो जब कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहता है, और कई एलिमेंट ऐसे हैं जो जब कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर बदलता है। तो हम एक काम करें, जिन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर अपने कंपाउंड्स में सेम रहता है हमेशा, उनको याद कर ले, और जिनका बदलता है उनको इस एल्जेब्रिक सम से निकाल ले कि फिलहाल कितना है। इन एलिमेंटल स्टेट oxidation number of a chemical species will be taken as 0। अगर कोई केमिकल स्पीशीज अपने एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 माना जाएगा। जैसे सोडियम एलिमेंटल स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, आयरन एलिमेंटल स्टेट में है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, हाइड्रोजन एलिमेंटल स्टेट में है, दोनों हाइड्रोजन एटम्स का, इसमें दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 माना जाएगा। ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है, दोनों का ऑक्सीडेशन 0 मानेंगे। क्लोरीन, हीलियम, अगर कोई सब्सटेंस अपना कंपाउंड फॉर्म नहीं कर रहा है, वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी कंसीडर्ड एज 0। कार्बन, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो अगर कोई सब्सटेंस अपने एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस अपने कंपाउंड फॉर्म में है, अगर कोई सब्सटेंस अपने कंपाउंड फॉर्म में है अगर कोई सब्सटेंस अपने कंपाउंड फॉर्म में है तो कंपाउंड फॉर्म में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सारे कंपाउंड्स में +1 लिया जाएगा। जब हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिया जाएगा जब हाइड्रोजन मेटल से कंबाइन होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर या तो +1 होता है या -1 होता है। हाइड्रोजन अगर किसी मेटल से कंबाइंड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 कंसीडर करेंगे, और अगर वो किसी नॉन मेटल से कंबाइन है, जैसे H2O, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन है, ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन को यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे कंसीडर करेंगे। लेकिन लिथियम हाइड्राइड, लिथियम मेटल है, हाइड्रोजन विल बी कंसीडर्ड एज एट द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। पीरियोडिक टेबल में
जो ग्रुप 1 है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे कंपाउंड्स, ये सारे एलिमेंट्स जब अपना कंपाउंड फॉर्म करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर इनके कंपाउंड्स में हमेशा +1 ही रहता है। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये जब अपने कंपाउंड बनाते हैं, दे शोज ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल दोस कंपाउंड्स। तो ये याद रखने का है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 2 है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये जब अपने कंपाउंड्स बनाते हैं तब अपना ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 रखते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 शो करता है इन द कंपाउंड्स कॉल्ड ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन काफी सारे कंपाउंड्स बनाता है। ऑक्सीजन के मैक्सिमम कंपाउंड्स ऑक्साइड होते हैं और उनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। लेकिन ऑक्सीजन और ऑक्साइड जब बनाता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड रहता है, 2 ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़े रहते हैं एक बॉन्ड से, दे आर कॉल्ड परऑक्साइड्स। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें 2 ऑक्सीजन आपस में एक परऑक्साइड बॉन्ड से जुड़े हैं, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड परऑक्साइड बॉन्ड। तो ऑक्सीजन जब परऑक्साइड फॉर्म करता है तब वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ऑक्सीजन shows -1/2 oxidation state in superoxides. Oxygen shows -1/2 oxidation state in case of superoxides. The compound contains O2 1- ion. ऐसे कंपाउंड्स जिनमें O2 1- आयन होता है वो सुपर ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन जब फ्लोरीन से कंबाइन रहता है देन इट शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट केवल फ्लोरीन के साथ शो करता है। And lastly, fluorine, it shows always -1 oxidation state in all of its compounds. तो ये कुछ एलिमेंट्स हो गए जिनके ऑक्सीडेशन नंबर हमें प्रिसाइजली याद रहने चाहिए। अल्कली मेटल सब +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल सारे 2, हाइड्रोजन +1 नॉन मेटल के साथ है तो, -1 मेटल के साथ है तो। ऑक्सीजन मैक्सिमम कंपाउंड्स में -2 होता है, परऑक्साइड्स में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 होता है। फ्लोरीन के साथ जुड़ा रहेगा तो +2 रहेगा। एंड फ्लोरीन शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल द कंपाउंड्स। इतना हमें अगर याद है तो नाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स इन देयर कंपाउंड्स। दूसरे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर पता है और एल्जेब्रिक सम मेथड ये कहता है कि उनका जो एल्जेब्रिक सम रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर्स का वो नेट चार्ज के बराबर होगा।
फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। हमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज X। पोटेशियम अभी हमने वहां लिखा था लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर एटम होता है +1 और ये एक एटम है, प्लस मैग्नीज का X प्लस एक ऑक्सीजन का होता है -2 और ऐसे 4 ऑक्सीजन है इक्वल टू, इस पूरे पे 0 चार्ज है तो इक्वल टू 0, तो 1 + x - 8 इक्वल्स टू 0, x - 7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +7। इन KMnO4 the oxidation number of manganese is +7। KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। तो एल्जेब्रिक सम मेथड क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीशीज इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑफ दैट स्पीशीज। इसी प्रकार से K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। पोटेशियम का +1, लेकिन 2 पोटेशियम है। अच्छा एक बात ध्यान देने वाली है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो रहता है वो पर एटम चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम चार्ज को कहते हैं। तो यहाँ पोटेशियम के 2 एटम है, लेकिन एक एटम का चार्ज +1 था और ऐसे 2 एटम है। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज X, लेकिन यहाँ 2 क्रोमियम है तो लिखेंगे 2x प्लस 7 × -2 इक्वल टू कर देंगे 0, तो जाएगा 2 + 2x - 14 इक्वल्स टू 0, 2x - 12 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू हो जाएगा +6। तो K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। कई लोगों का आंसर 12 आया होगा, उन्होंने Cr2 का एज अ होल निकाल दिया है क्योंकि उन्होंने Cr2 को x ले लिया होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम चार्ज होता है तो आपको उसको 2x लेना था। तो एल्जेब्रिक सम मेथड को यूज कर रहे हैं हम। किसी कंपाउंड में किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अननोन हो और बाकियों के नोन हो तो उस अननोन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है। बिकॉज in a compound or ion the algebraic sum of oxidation number of all the species is equal to the net charge। सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है,
सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है? सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X था, प्लस 4 ऑक्सीजन थे, हर ऑक्सीजन का -2 था, इक्वल्स टू -2 करेंगे तो X -8 इक्वल्स टू -2, तो X विल बी इक्वल्स टू +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा। इसी प्रकार से फॉस्फेट आयन में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर पहले आप निकाल लीजिए, देन आई विल राइट हियर। आप चेक कर लीजिए अपना सही है कि नहीं। फॉस्फेट आयन में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, फास्फोरस का हो गया X, ऑक्सीजन 4 है, हर ऑक्सीजन का है -2, इक्वल टू करेंगे -3, तो X विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा +5। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फेट आयन में +5 होता है। नाइट्रेट का, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रेट में X +3 इंटू -2 इक्वल्स टू -1, X comes to be +5. Nitrogen is also in +5 oxidation state. ठीक है। KbRO3 में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। KbRO3 में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर, पोटेशियम का +1 है, प्लस ब्रोमीन का X है +3 इंटू -2 इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि नेट चार्ज इस पर 0 है। तो 1 + X -6 इक्वल्स टू 0, तो X विल बी इक्वल्स टू +5 आ जाएगा। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +5 है। KI3 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर, KI3 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम का +1 है, प्लस 3x इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू -1/3। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 है। यहां पर इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि किसी केमिकल स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ सकता है। किसी केमिकल स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ सकता है। इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर के डेफिनेशन में कहा गया था द रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज। अब देखिए, चार्ज जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, चार्ज हमेशा इंटीजर में होता है। किसी स्पीशीज पर 1 माइनस चार्ज रहेगा या 2 माइनस चार्ज रहेगा, चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होता कभी। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन भी आ जाता है, इसलिए कहा गया है द रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज। यहां पर ये -1/3 हाइपोथेटिकल चार्ज है आयोडीन पर। फिर KClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, खुद ही आप करके देखना। इट विल कम्स टू बी +7, यहाँ -3 आएगा। वाटर में
वैसे तो आपको दोनों के ही पता थे, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। ऑक्सीजन का निकालते -2 आता, CO2 में कार्बन का +4 आता, C6H12O6 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता। ये सारे खुद ही आप निकाल के देखिए। Li Al H4 lithium aluminium hydride, LiAlH4. This molecule is called lithium aluminium hydride. यहां पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? लिथियम का है +1, एल्यूमिनियम का कंसीडर करते हैं X, हाइड्रोजन का कितना कंसीडर करेंगे? कौन बताएगा? सारांश। सर -1। क्योंकि हाइड्रोजन एल्यूमिनियम मेटल से जुड़ा है इसलिए लेंगे -1, और 4 हाइड्रोजन है, इक्वल टू करेंगे 0, तो 1 + x -4 इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू आएगा +3। तो इस कंपाउंड में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। K4FeCN6 में, K4FeCN6 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? K4FeCN6 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? मानस। सर 0। 0 कैसे आ गया? सर एलिमेंट, हेलो। अरे भाई, इतना बड़ा कंपाउंड लिखा हुआ है, आयरन एलिमेंटल स्टेट में होता तो Fe लिखा था बस। ये तो अमोनिया से जुड़ा हुआ है, पोटेशियम से जुड़ा हुआ है, वो कंबाइंड स्टेट है, कंपाउंड बना हुआ है। एलिमेंटल स्टेट क्या होती है? जब उसके साथ कोई दूसरा और प्रकार का एटम न जुड़ा हुआ हो। K4FeCN6 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर सिमरन, सर +14। ऑक्सीडेशन नंबर +14। आपको ये बोलना चाहिए कि यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर अननोन है, उसको निकालना है, और नाइट्रोजन का भी अननोन है, क्योंकि अभी हमने जो हमारी लिस्ट बनाई थी उसमें हमने जिन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहते हैं उनमें नाइट्रोजन का नाम नहीं लिखा था। जिनके फिक्स रहते हैं वो कौन है? या तो हाइड्रोजन है +1 या -1, फिर अल्कली मेटल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही लोग हैं फिक्स। नाइट्रोजन का फिक्स नहीं रहता, बदलता है। तो यहाँ पर 2 अननोन है, इसलिए यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर एल्जेब्रिक सम मेथड से नहीं निकल पाएगा। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम जानते हैं कि एक अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। हम ये जानते हैं कि अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इसका एज अ होल इस पूरे पे चार्ज 0 रहता है, तो इसका एज अ होल पूरे का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट NH3 का 0 ले ले, और हेंस पोटेशियम का +1 +4 प्लस आयरन का X प्लस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अलग अलग ना लेकर एज अ होल पूरे अमोनिया का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर 0 ले, और ऐसे 6 है, और इस पूरे पे नेट चार्ज 0 है, इक्वल टू 0 कर दे, तो 4 + x + 0 इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल्स टू +4। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर
+4 आ जाएगा, नहीं +4 क्यों आता, -4 आ जाता। ठीक है, मतलब वी कैन यूज ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर्स। ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे मॉलिक्यूल जो नॉन मॉलिक्यूल है और जिनके ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एज अ होल पूरा ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, वाटर का एज अ होल पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, अमोनिया का एज अ होल पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अच्छा, सल्फेट आयन हमें पता है SO4 2- आयन होता है, इसका पूरा ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर हम ले ले -2। ये हेल्प कर देगा आपको इन केसेस वेयर दो चीजों के ऑक्सीडेशन नंबर अननोन है। कार्बोनेट आयन का एज अ होल पूरा ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास में है NO2 PT SO4 होल थ्राइस। अब इसमें प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आपको प्लेटिनम का निकालना है, सोडियम का पता होता है, सल्फर का नहीं पता होता है, लेकिन हम जानते हैं कि एज अ होल पूरा सल्फेट आयन SO4 2- आयन होता है, तो इसका जो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर है ग्रुप का वो -2 है। तो हम ऐसे 3 सल्फेट ले लें -2 पे, प्लस प्लेटिनम का 1 से प्लस सोडियम 2 है, इक्वल टू कर दे, इस पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू कर दे 0। तो 2 + x + -6 इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू हो जाएगा +4। यहाँ प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ऐसे जो नॉन ग्रुप्स आपके पास में है उनका ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर भी यूज किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जितने न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उनका 0, आयंस अगर है तो उनका नेट चार्ज, उनका ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसी प्रकार से साइनाइड आयन है, उसका -1 कंसीडर कर लेंगे, जैसे K4ACCN6। इसमें अगर आपको आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता तो 3 एटम्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर अननोन रहते हैं, आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन। लेकिन हम जानते हैं कि साइनाइड आयन एज अ होल एक ग्रुप है। साइनाइड आयन एज अ होल एक ग्रुप है जिसका कि ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, क्योंकि इसका नेट चार्ज -1 है। ऐसा होता है साइनाइड आयन। तो पोटेशियम 4 है +1, आयरन का हमें निकालना है, +6 साइनाइड आयन है, -1 एक साइनाइड आयन का होता है, × 6 इक्वल टू 0। तो 4 + x - 6 इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू +2। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो इफ वेरियस कंपाउंड्स आर गिवन टू यू, then you can calculate the oxidation number by algebraic sum method। ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय algebraic sum method। but there is another method of calculation of oxidation number, bond breaking method। another method is bond breaking method। bond breaking method में क्या करते हैं,
ऑक्सीडेशन नंबर की जो डेफिनेशन है हम उसको ओबे करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है? द रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज दैट वुड एग्जिस्ट ऑन अ केमिकल स्पीशीज इन द आइसोलेटेड कंडीशन। सपोज सल्फ्यूरिक एसिड में आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो सल्फर से जुड़े हुए ये सारे एटम हटा दो और सल्फर को आइसोलेट कर लो। जब आप सारे एटम हटाओगे तो वो बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, तो आप बॉन्ड तोड़ो और उनको हटाते जाओ। बॉन्ड तोड़कर जब आप उनको हटा दोगे और इसको सल्फर को आइसोलेट कर लोगे, तो सल्फर पे नेट कितना चार्ज बचेगा? वो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है। द रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज that would exist on chemical species in the isolated condition, मतलब बाकी चीजें बॉन्ड तोड़कर चली गई, लेकिन इन बॉन्ड तोड़ने का रूल क्या होगा? if the bond is broken between the same elements, no charge is given to either element or atom. When the bond is broken between the same atoms, अगर दो सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा तो किसी भी एटम को कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। बट if the bond is broken between dissimilar atoms, then for each bond high electronegative atom will get one negative charge and low electronegative atom will get one positive charge. बॉन्ड ब्रेक करने के दो रूल है। अगर सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक किया गया है, अगर वो बॉन्ड सेम एटम्स के बीच में ब्रेक करेंगे तो किसी भी एटम को कोई चार्ज नहीं देंगे। अगर दो एटम्स अलग अलग एटम्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक नेगेटिव चार्ज देंगे, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक पॉजिटिव चार्ज देंगे। सपोज आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक इट, नन ऑफ द एटम विल गिव चार्ज। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, क्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हाइड्रोजन से, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेट वन नेगेटिव चार्ज, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेट वन पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से बॉन्ड ब्रेक किए जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे? बॉन्ड ब्रेक करके किसी केमिकल स्पीशीज को आइसोलेट कर लेंगे। वंस द केमिकल स्पीशीज गेट आइसोलेटेड, उस पे जितना चार्ज आया है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर था। द रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज that would exist on a chemical species when all the other atoms leave that species by breaking bond. Suppose हमको सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये रहता है। अब हमने एक बॉन्ड ये ब्रेक किया, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 सल्फर पे +1,
फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे एक और +1। फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1। फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1। फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1। फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1। इस प्रकार से जब सल्फर को अकेला कर लिया गया, सारी चीज हट गई वहां से, क्योंकि आपने सारे बॉन्ड ब्रेक कर दिए। इस सल्फर पर +6 चार्ज आ रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर +6 ऑक्सीजन स्टेट में होता है। दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। ये बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड है। अगर एल्जेब्रिक सम मेथड से निकालते तो भी सेम आंसर आता। 2 इंटू +1, हाइड्रोजन का 1 है, सल्फर का x से +4 इंटू -2 इक्वल टू 0 करते तो x इक्वल टू +6 इससे भी आता। आयुष दास, सर कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये कैसे पता चलेगा? एल्जेब्रिक सम मेथड, बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड में दो दिक्कतें आती हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड में दो प्रॉब्लम आती हैं। पहली प्रॉब्लम, कौन सा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये कैसे पता चलेगा? ये याद करना होता है। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज सारे एलिमेंट्स की दिए हैं। धीरे धीरे केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कौन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मेटल कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, नॉन मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जितना ज्यादा नॉन मेटालिक होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, सेकंड हाईएस्ट है ऑक्सीजन, थर्ड हाईएस्ट है नाइट्रोजन। एनीवे, ये तो धीरे धीरे ही पता चलेगा। बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड में दो दिक्कतें आती हैं। पहला, कौन सा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये कैसे पता चलेगा। दूसरी दिक्कत आती है, इस मेथड से हमको किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा वो भी फिलहाल आपको याद ही करना पड़ेगा। इसलिए बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड के बजाय एल्जेब्रिक सम मेथड ज्यादा बेहतर मेथड है। बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड के बजाय एल्जेब्रिक सम मेथड ज्यादा बेहतर है, बिकॉज एल्जेब्रिक सम मेथड में आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं रहती है। बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से काम कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर चाहिए। अमोनिया में नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, x + 3 इंटू +1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से देखते तो भी यही आता। ये बॉन्ड तोड़ेंगे, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, पे +1, इस पे -1, +1 -1 +1 -1, नाइट्रोजन विल having 3 -1 charges. Anyway, algebraic sum method इसलिए ज्यादा प्रेफरेबल है बजाय बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से। मगर चूंकि ये दो मेथड होती हैं, हमें दोनों पता तो होनी चाहिए। हालांकि ज्यादा बेहतर आंसर देती है बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। In some cases, bond breaking method is useful and it is required. क्रोमियम पेंटाऑक्साइड CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा?
मेघा, आदित्य घई, 10 x plus 5 into minus 2 equal to 0, x will be equal to plus 10. जनरली ऑक्सीडेशन नंबर +8 से ज्यादा नहीं आता है, ऑक्सीडेशन नंबर +8 से ज्यादा कभी नहीं आएगा। यहाँ पर +10 आ रहा है जो कि गलत आ रहा है। एल्जेब्रिक सम मेथड यहाँ पर गलत आंसर दे रही है आपको, जबकि यहाँ अगर बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से हम लोग काम करते, CrO5 का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, ऑल्सो कॉल्ड बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। CrO5 का स्ट्रक्चर ये रहता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से देखेंगे तो ये बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो ये दोनों सेम एटम के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ है, दोनों एटम पर कोई चार्ज नहीं जाएगा। ये बॉन्ड भी सेम एटम्स के बीच में ब्रेक किया है, कोई चार्ज नहीं जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन पे -1, क्रोमियम पे +1, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन पे -1, क्रोमियम पे +1, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे -1 क्रोमियम पे +1, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन पे -1, इस पे क्रोमियम पे +1, फिर ये बॉन्ड ब्रेक किया -1+, फिर ये बॉन्ड ब्रेक किया -1+1। इस तरह से क्रोमियम पर नेट 6 पॉजिटिव चार्ज ही आया है। तो CrO5 में अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, जो कि सही है। तो यहां आपको एल्जेब्रिक सम मेथड गलत आंसर दे रही थी, बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड सही आंसर दे रही है। इसलिए दोनों मेथड आनी चाहिए। हालांकि एल्जेब्रिक सम मेथड गलत आंसर नहीं दे रही है, वो तो आप गलत लगा रहे हो तो गलत आंसर आएगा। CrO5 में 5 ऑक्सीजन है, क्या ये पांचों ऑक्सीजन एक जैसे ऑक्सीजन है कि अलग अलग टाइप के हैं? CrO5 में जो पांचों ऑक्सीजन है, ये पांचों ऑक्सीजन एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? सर अलग अलग है। अलग अलग है तो कौन कौन से टाइप के हैं? कितने टाइप के सर हैं? 4 में सिंगल बॉन्ड है और 1 में डबल बॉन्ड है। सर 2 ऐसा टाइप के बोलो, हैं। ऐसा बोलो कि 4 -1 स्टेट पे है, क्योंकि इनको ये दोनों बॉन्ड तोड़ दे तो यह अकेला हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना -1, और इस वाले का है -2। मतलब 5 ऑक्सीजन है, वो 2 टाइप के हैं, 4 -1 वाले टाइप के हैं और 1 +-2 टाइप का है। तो अगर हम x + 4 इंटू -1 + 1 इंटू -2 इक्वल टू 0 रखते तो x इक्वल टू +6 आ जाता है यहाँ पर। CrO5 में ये जो 5 ऑक्सीजन है, उनमें से ये वाले जो ऑक्सीजन है 4, ये वाले 4, ये चारों परऑक्साइड वाले हैं, क्योंकि परऑक्साइड बॉन्ड में इन्वॉल्व है। अभी बताया था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड यदि होता है तो वो परऑक्साइड बॉन्ड होता है। तो ये परऑक्साइड वाले ऑक्सीजन है, और जब ऑक्सीजन परऑक्साइड में रहता है तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका -1 लेते हैं। तो 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, और 1 ऑक्सीजन ऐसा है जो -2 स्टेट वाला है। यदि उसको हम सही रखते तो एल्जेब्रिक सम मेथड से सही आंसर आता। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के 2 तरीके हो गए, बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड एंड एल्जेब्रिक सम मेथड।
मैक्सिमम केस में एल्जेब्रिक सम मेथड सही आंसर दे देगा। बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड की प्रॉब्लम यह है कि आपको उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और स्ट्रक्चर पता करने के लिए आपको काफी सारी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको स्ट्रक्चर पता रहेंगे मॉलिक्यूल्स के। राइट नाउ अभी आपको स्ट्रक्चर नहीं पता रहेंगे, इसलिए आप एल्जेब्रिक सम मेथड पे रिलाय कर सकते हैं। तो हमने देखा हाउ कैन वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ बाय द एनालिसिस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, अब हम कह सकते हैं कि कोई रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी। KMnO4 reacts with FeCl3 plus HCl gives KCl plus MnCl2 plus FeCl3 plus H2O। ये FeCl2 इधर, KMnO4 FeCl2 के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl टू फॉर्म KCl MnCl2 FeCl3 and H2O। ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है? ये रिएक्शन रेडॉक्स है या नॉन रेडॉक्स है? सर रेडॉक्स है। कैसे रेडॉक्स है ये? सर इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 जा रहा है, और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 जा रहा है। ठीक सर है, मैग्नीज रिड्यूस हुआ, आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है। वेरी गुड। इस रिएक्शन में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर, इस रिएक्शन में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 पे जा रहा है। अगर आप KMnO4 मॉलिक्यूल में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते तो वो +7 आता है, और उधर MnCl2 में निकालते तो वो +2 आता। वहां +7 आता, यहाँ +2 आता। क्लोरीन का यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है। जनरली क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है, हालांकि इन सम केसेस अलग भी होता है उसका, बट यहाँ पर हमें पता है कि ये -1 पे है, ये -1 पे है, ये भी -1 पे वाली क्लोरीन है। FeCl2 में आयरन +2 पे है, यहाँ +3 पे गया है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है, तो ये रिड्यूस हो गया है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया है। आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है, मगर हम कहेंगे FeCl2 ऑक्सीडाइज हुआ है। मैग्नीज रिड्यूस हुआ है, मगर हम कहेंगे KMnO4 रिड्यूस हो गया है। जबकि KMnO4 में जो पोटेशियम था वो +1 पे था, और इधर जो KCl पोटेशियम है वो भी +1 पे ही है। अच्छा, इस रिएक्शन में ये रिड्यूस हो गया है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज हो गया है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। HCl इस रिएक्शन में हाइड्रोजन +1 पे था, इधर भी हाइड्रोजन +1 पे है। इसका क्लोरीन -1 पे था, इस पे भी क्लोरीन -1 पे है, ये क्लोरीन भी -1 पे है, ये क्लोरीन भी -1 पे है। इस रिएक्शन में HCl ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है। ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मगर ये इस रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, मगर ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों नहीं हो रहा है। ये मीडियम में चार्ज बैलेंस करने के लिए अवेलेबल है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे सपोर्टिंग सब्सटेंस। यहां पर KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, FeCl2 रिड्यूसिंग एजेंट है इस रिएक्शन में, और HCl इस रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, लेकिन ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है, मगर फिर भी उसकी प्रेजेंस जरूरी है इनके चार्जेस को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में। सपोर्टिंग सब्सटेंस कह सकते हैं हम।
तो एक रेडॉक्स रिएक्शन में 3 तरह की केमिकल स्पीशीज होती है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा और एक सपोर्टिंग सब्सटेंस होगा। A redox reaction will contain one oxidizing agent, one reducing agent and one supporting substance. सपोर्टिंग सब्सटेंस जरूरी नहीं कि हो, कई बार रिएक्शन बिना सपोर्टिंग सब्सटेंस के भी हो जाती है, मगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होना जरूरी है एक रेडॉक्स रिएक्शन में। सल्फर प्लस HNO3 gives sulfuric acid plus NO2 plus H2। इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है कि नहीं है? हेलो हाँ जी, सर, सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है और नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है। सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, HNO3 रिड्यूस हो रहा है। सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कहां से कहां तक उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? सर +6 0 से +6। सल्फर एलिमेंटल स्टेट में है तो 0, सल्फ्यूरिक एसिड में वो +6 होता है, और HNO3 में नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इट इज चेंजिंग इनटू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। Rest of the atoms are not changing their oxidation state. तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ था, HNO3 रिड्यूस हुआ था। एल्यूमिनियम नाइट्रेट reacts with sulfuric acid to form aluminium sulfate and nitric acid। इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, और कौन सपोर्टिंग सब्सटेंस है? सर ये एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर इधर +3 है, इधर भी +3 है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इधर +5 है, इधर भी +5 है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, इधर भी +6 है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इधर भी +1 है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर -2 है, इधर भी जहां जहां ऑक्सीजन है सब -2 पे ही है। दिस रिएक्शन इज अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। किसी का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, किसी का रिडक्शन नहीं हो रहा है। जिंक प्लस HNO3 gives ZnNO3 whole twice plus N2O plus H2। इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और कौन सपोर्टिंग सब्सटेंस है? सर जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है।
जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, Yes, sir. तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन हम नाइट्रिक एसिड को देखें तो वो +5 से ये वाले नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट जो बना है, इसमें भी +5 पे जा रहा है। और अगर यहां से यहां चेंज देखें तो ये कोई चेंज ही नहीं दे रहा है। अपने आप को म्यूट करो। ये यहां से +5 से +5 पे जा रहा है और कोई चेंज ही नहीं दे रहा है। इन दिस रिएक्शन नाइट्रिक एसिड प्लेस डबल रोल। नाइट्रिक एसिड जब इसमें जा रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन नाइट्रिक एसिड जब इसमें जा रहा है कुछ चेंज नहीं दे रहा है। नाइट्रिक एसिड डबल रोल प्ले कर रहा है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ये बनाने के लिए, मगर ये सपोर्टिंग सब्सटेंस भी है ये बनाने के लिए। बल्कि हम एक काम करें, इस रिएक्शन को ऐसा लिख लें, इसमें 2 जगह नाइट्रिक एसिड लिख लें। ये नाइट्रिक एसिड कौन सा है? जो ये बना रहा है, मतलब जो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये नाइट्रिक एसिड कौन सा है? जो इसमें जा रहा है। और ये वाला नाइट्रिक एसिड सपोर्टिंग सब्सटेंस की तरह काम कर रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वही चार्ज बैलेंस भी कर देता है, वो सपोर्टिंग सब्सटेंस भी होता है मीडियम में। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने देखा कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय एल्जेब्रिक सम मेथड एंड बाय ऑक्सीडेशन एंड बाय बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। और हमने देखा कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। ऐसी रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, दे आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, जब रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है। तो बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हम पता कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या एक पर्टिकुलर रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं है, और अगर है तो उसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन सपोर्टिंग सब्सटेंस है, ये हम चीजें निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते आना चाहिए। तो आज आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की। जो मैंने बताया एग्जांपल्स, इनके अलावा आपको जो स्टडी मटेरियल मिला है उसमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं, उनको करिए, असाइनमेंट्स हैं। और स्कूल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है और रेडॉक्स रिएक्शन एक अलग चैप्टर है, उन दोनों में आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। देन प्रैक्टिस फॉर दैट। नेक्स्ट क्लास डाउट क्लास रहेगी तो उसमें हम लोग इसके डाउट्स की बात करेंगे।